बच्चों, वेलकम टू साई क्लासेस। मेरा नाम है देवश्रित होता और इस चैनल में हम साइंस को एक इंटरेस्टिंग, फन और मज़ेदार वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है। हमने पहले पार्ट में, जो कि 1 घंटे 5 मिनट का था, बड़ा वीडियो था थोड़ा, उसमें हमने कवर कर लिया है हाफ पोर्शन और अभी अदर हाफ पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दिस ऑर्गेनेल्स। मतलब हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ऑर्गेनेल्स हैं, उनको मतलब यूकैरियोटिक सेल्स को ऑर्गेनेल्स की जरूरत क्या है। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा एक फैक्ट्री, आपको पता है ना फैक्ट्री, सभी ने तो फैक्ट्री देखा होगा आपके शहर में या फिर कहीं पर भी। मोबाइल फैक्ट्री होगा या फिर ब्रिक फैक्ट्री होगा, किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पर चीज़ें बनती हैं वो होगी। ये जो फैक्ट्री होती है इसमें वर्कर्स काम करते हैं। ये जो वर्कर्स होते हैं, ये वर्कर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं। मतलब कुछ वर्कर्स हमारे अब हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन का। कुछ वर्कर्स हमारे एलसीडी स्क्रीन का काम करते हैं, कुछ वर्कर्स हमारे चिप का काम करते हैं, कुछ वर्कर्स हमारे सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, कुछ वर्कर्स डिजाइन का आइडिया देते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे चीजों का बहुत लोग काम करते हैं। वैसे ही हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि हमारा डीएनए स्टोर करता है, वो क्या, हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए में भी स्टोर करता है। फिर हमारा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, आपको तो पता है, एनर्जी देता है हमारे मतलब सेल्स को, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वैसे ही डिफरेंट ऑर्गेनल्स डिफरेंट डिफरेंट काम्स करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। इसीलिए हमारे यूकैरियोटिक सेल्स को ऑर्गेनल्स चाहिए। चलिए ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। मतलब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कुछ सेल बाउंडेड, मतलब सेल ऑर्गेनेल कुछ नहीं था, सभी एक सूप की तरह एक ही साइटोप्लाज्म में थे। लेकिन हमारे यूकैरियोटिक में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं और डिफरेंट बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लाया है इसमें सभी डबल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। फिर सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। हम आगे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या हैं और उनके काम क्या हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा बस लिखा है हिंट देने के लिए कि क्या करते हैं। न्यू मटेरियल्स बिल्ड करते हैं, वेस्ट रिमूव करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और ये सारे के सारे जो हैं, ये एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तभी हमारा सेल पूरा फंक्शनल कहता है। मतलब हम अगर फैक्ट्री को देखें तो अगर फैक्ट्री के सारे वर्कर काम करेंगे तो ही हमारा एक प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन सकता है जिसका कि हम यूज करते हैं। जैसे कि ये फोन हमारे फैक्ट्री में बना है वैसे ही। फिर हम ये अभी पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। इसे कोडेड इंस्ट्रक्शंस क्यों कहा गया? कोडेड इंस्ट्रक्शंस इसलिए क्योंकि जब हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है। ये जो डीएनए है वो अपने अंदर, जैसे कंप्यूटर स्टोर करता है ना इंफॉर्मेशन, वैसे ही डीएनए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अपने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में। डीएनए का स्ट्रक्चर में तो नहीं लाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, आपके ही बुक में है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे मतलब डबल हेलिक्स वाला, घूम के सीढ़ियों जैसा जा रहा है, इसी में हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत ही कोडेड इंफॉर्मेशन है। कोडेड मतलब बहुत ही कम अमाउंट में इंफॉर्मेशन है, कम अमाउंट में लिखे हुए इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत सारा मीनिंग देते हैं। अब हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which has pores that allow the transfer of material between the nucleus and cytoplasm। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो ये वीडियो मतलब ये जो डायग्राम लाया है इसमें ये डबल लेयर्ड है कि नहीं, आप देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, टोटल न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये देखिए, ये डबल लेयर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड है कि नहीं। और इसमें देखिए छोटे छोटे जो पोर्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोर्स है ना, मतलब खाली जगह। इससे हमारे जो मतलब जाना आना होता है अंदर बाहर इंफॉर्मेशन का, वो हो सकता है। विच इज पोर्स दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके बाहर साइटोप्लाज्म होता है। The nucleolus is the dense round body in the nucleus where synthesis of ribosomal units takes place। यहाँ पर जो ये गोल वाला है,
डार्क वाला थोड़ा, इसे हम न्यूक्लियो लॉस कहते हैं। न्यूक्लियो लॉस में हमारे जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स, जैसे कि 70s 80s, ये सब राइबोसोम के सब यूनिट है। आप हायर क्लासेस में मतलब 10th क्लास में शायद पढ़ सकते हो, ये 10th क्लास के बुक्स में है। राइबोसोमल सब यूनिट्स हमारे बनते हैं इसके अंदर बन के हमारे बाहर आते हैं यहाँ पर बाहर आके ये साइटोप्लाज्म में जाके मिल जाते हैं सब यूनिट जो होते हैं। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm. न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, where one large and one small subunit assemble to form ribosome. मतलब हमारा जो राइबोसोम होता है उसमें एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। ये दोनों हमारे यहाँ से मतलब न्यूक्लियस के अंदर से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाएंगे, साइटोप्लाज्म के जाने के बाद वहां पर कॉम्बाइन हो जाएंगे। ऐसे देखा, ऐसे कंबाइन होके हमारा राइबोसोम बनाएंगे। फिर हमारा न्यूक्लियस का क्या कंटेंट करता है? क्रोमोसोम्स कंटेंट करता है। क्रोमोसोम मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमाटिन है। ये जो लेयर है ना, मतलब ये थ्रेड्स जैसा आपको दिख रहा है, थ्रेड जैसा सारे ओर है, ये है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन हमारे नॉर्मल स्टेजेस में रहता है, मतलब हम जब नॉर्मल काम करते हैं, घर में रहते हैं, तो हम नॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं। क्या हम स्कूल को वही ड्रेसेस पहन के जाते हैं? नहीं ना। स्कूल को एक अच्छा ड्रेस या फिर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। वैसे ही हमारा ये जो क्रोमाटिन है वो नॉर्मल घर पे, मतलब नॉर्मल जब सेल रहता है तो क्रोमाटिन रहता है। फिर जब सेल को डिवीजन करने की बात आती है, मतलब सेल जब डिवाइड करता है, आपको पता है माइटोसिस मेयोसिस आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो डिवीजन होगा उस टाइम पर ये जो सारे बंडल जैसे हैं ना, मतलब ये जो सारे थ्रेड जैसे हैं, ये हमारा ऐसा पिक्चर लगेगा देखने में, मतलब ये सारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और एक बना देंगे, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। which are visible as rod strip structure only when the cell is about to divide. जब सेल डिवीजन का टाइम आता है उसी टाइम पर ये ऐसे स्ट्रक्चर के दिखेंगे। फिर chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA. ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है, इस डीएनए में हमारा इंफॉर्मेशन होता है। क्या इंफॉर्मेशन होता है? क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस में जाएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है। फिर हमारा जो होता है क्रोमोसोम्स, वो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है? जीन्स कहलाते हैं। हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए हमारा क्या इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। इनहेरिटेंस मतलब आपके मम्मी पापा से कुछ कैरेक्टर आप में आया है, वैसे ही वो इनहेरिटेंस में कैरेक्टर्स को हेल्प करता है। ये जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उसे जीन्स कहते हैं। मतलब जीन्स हमारा डीएनए का पार्ट है। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मतलब हमारा जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, मैंने आपको कहा ना नॉर्मल में वो जो होता है सेल, उस टाइम पर ये डीएनए जो होता है, मतलब ये क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमेटिन में रहता है, क्रोमेटिन शेप में रहता है। फिर क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जुड़ा हुआ गुंथा हुआ वो जो मतलब होता है ना थ्रेड, वैसे ही रहता है। और whenever the cell is about to divide, the chromatin metal gets organized into chromosome, मतलब ऐसे दिखने लगते हैं। फिर हमारा है सम सेल्स थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में हम देखेंगे, सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब कुछ हमारे सेल्स होते हैं जिनको कि स्पेशलाइज काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स हमारे आम इंसानी होते हैं, लेकिन उनको स्पेशलाइज करना पड़ता है अपने ट्रीटिंग स्किल्स में, अपने एमबीबीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस करने के बाद ही हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं। वैसे ही हमारे जो सेल्स होते हैं सारे के सारे पहले, मतलब बिगिनिंग में जब बनते हैं नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको जो काम करना है उसकी मतलब उसको करने के लिए वो अपना चेंज करते हैं, जो रूप होता है उसे चेंज करने के बाद वो डिफरेंट शेप्स में हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ई न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है हमारा आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है ना रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं, पहले ऐसे नहीं दिखते थे। पहले उनका भी मतलब न्यूक्लियस था, वो भी गोल थे ऐसे अंडे की तरह। लेकिन वो जो न्यूक्लियस निकल गया उस टाइम पर, ये देखो यहाँ पर एक डेथ, मतलब ये एक गोल जैसा हो गया, कॉइन जैसा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आरबीसी को
हेमोग्लोबिन ट्रांसफर करना है। और हेमोग्लोबिन ट्रांसफर करने के लिए उनको बहुत एरिया चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। इसलिए ये जब न्यूक्लियस चला गया, उनको बहुत सारा सरफेस एरिया मिला हेमोग्लोबिन ट्रांसफर के लिए। और आप पूछोगे कि हेमोग्लोबिन क्यों ट्रांसफर करेगा? आरबीसी हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इस हिसाब से हमारा आरबीसी हमको जिंदा रखने में बहुत हेल्प करता है। तो आरबीसी का यहाँ पर लाइफ स्पैन भी दिया है, जो कि शॉर्ट होता है 120 डेज के लिए। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे जो होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। ये सारे हमारे इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये आपको सिर्फ जानना है और इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ये जो प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब प्रीवियस वाले वीडियो में जो पढ़ाया था, उसमें बहुत सारा कंटेंट कॉन्सेप्चुअल था, मतलब आपको समझना पड़ेगा पहले वो, फिर उसके बाद ये पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा जो होता है उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific protein। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उनका सर्कुलर होता है, मतलब उनका हेलिकल शेप नहीं होता है, उनका ऐसा सर्कुलर होता है, कनेक्टेड। कनेक्टेड जो होता है उसमें हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जिससे कि हम यही जो रीजन है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये बस छोटा सा था न्यूक्लियोइड, ज्यादा दिया नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेके या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, आप कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। फिर हमारा राइबोसोम्स आता है। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। दिस आर टाइनी स्ट्रक्चर्स दैट मे बी प्रेजेंट either फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स हमारे साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। तो अगर आपको राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्रीज लिखा है, आपको मैंने कहा था फैक्ट्रीज मतलब कुछ बन रहा है उनमें, और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो होता है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये वाला जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर राइबोसोम्स भी हैं, ये वाले राइबोसोम्स हैं जो कि फ्री हैं, मतलब किसी से अटैच नहीं है, साइटोप्लाज्म में फ्री घूम रहे हैं राइबोसोम। और कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अटैच हैं, कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अटैच जो होते हैं उनको अब हम अभी पढ़ेंगे। आप बस इतना जानिए कि राइबोसोम्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक जो कि फ्रीली घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं हमारे कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, फ्रीली मूविंग इन साइटोप्लाज्म। और एक है हमारे जो कि अटैच है किसको? ईआर को। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहते हैं। The endoplasmic reticulum is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell। आपको ये दिख रहा है ना, ये नेटवर्क की जैसा है, एक मेज की जैसा है, वैसे ही। The ER is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope। Continuous with the outer membrane of the nuclear envelope मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, इसका अंदर एक मेम्ब्रेन है, बाहर एक मेम्ब्रेन है। ये जो कंटिन्यूस वर्ड है इसका मीनिंग है बाहर जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उसके साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब अटैच है, मतलब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुआ बाहर का, ये मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कंटिन्यूस कहते हैं। The ER plays a key role in synthesis and transport of proteins, fats and some hormones in some of the specialized cell। हमारे ER बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस। फैट सिंथेसिस में लिपिड्स जाता है और सम हार्मोन्स भी हमारा सिंथेसिस करते हैं। हमारे दो टाइप के ER होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, ये जो कंटिन्यूअस है यहाँ पर, ये यार जो है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पर कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये हमारे हैं राइबोसोम। मैंने आपको कहा था राइबोसोम अटैच होते हैं ईआर में, वही राइबोसोम जब ईआर में अटैच हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है, एंड
because it has ribosomes attached to the surface and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. मतलब क्योंकि राइबोसोम इन्वॉल्व है इस ईआर में, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एससीआर कैसे बनता है? ये बहुत ही इजी है। मतलब जब पहले हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ईआर बनना शुरू हुआ। ईआर जब बना उसमें हमारे राइबोसोम आते थे, मतलब राइबोसोम उसमें एम्बेड होके आते थे। एम्बेड मतलब वहां पर घुस के आते थे। फिर राइबोसोम ने क्या क्या, मतलब ये जब दूर गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यहाँ पर आया तो राइबोसोम धीरे धीरे निकलने लगे। जब निकलने लगे तो उस टाइम पर वो ऐसा दिखा, मतलब ये दिख रहा है ना आपको, स्मूथ दिख रहा है, स्मूथ। तो इसी वजह से इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। It doesn't have ribosome on its surface and therefore looks smooth. It is involved in the synthesis and storage of fats and hormones. ये हमारे इन्वॉल्व है सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज एंड फैट्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है। उसके बाद हमारा जो गोल्गी एपरेचस है उसमें हम देखेंगे गोल्गी एपरेचस क्या होता है। गोल्गी एपरेचस पहले ऑब्जर्व किया था किसने? यहाँ पर जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो साइंटिस्ट देख रहे हैं गोल्गी एपरेचस, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था, जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी। इसी नाम से गोल्गी पड़ा। उन्होंने क्या किया, जब वो बैठे थे ऐसे ही, उन्होंने एक आउल का मतलब सेल लिया। आउल का सेल मतलब जो होता है ना हमारा लक्ष्मी का वाहन, आउल। आउल का एक सेल लिया और उसे एक स्पेशल स्ट्रेनिंग टेक्निक से ऑब्जर्व किया कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहा है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उन्होंने अर्ली माइक्रोस्कोप ये रिजॉल्व नहीं कर पाते थे क्लियरली, हमारा अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उस टाइम पर नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने से पहले उन्होंने कुछ मतलब ऑब्जर्व किया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब धागे जैसा। उन्होंने उस धागे जैसे स्ट्रक्चर को पहले अपना नाम दे दिया, जो कि गोल्गी एपरेचस दिया। ठीक है। हम लेटर, मतलब अभी तो हम देख सकते हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर करते हैं कि उन्होंने पहले देखा था, इसलिए वो फाउंडर है गोल्गी एपरेचस के। फिर हम यहाँ पर गोल्गी एपरेचस का एक डायग्राम भी मैं लाया हूँ, ये वाला देखिए। ये गोल्गी एपरेचस है, ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर ये है गोल्गी एपरेचस। ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये एक वैक्यूल में गया। जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है गोल्गी apparatus को। अभी गोल्गी apparatus में होगा क्या, वो अभी हम पढ़ेंगे। दिस stacks form like the Golgi apparatus. It is functionally linked to ER. हमारा जो ER होता है गोल्गी apparatus के साथ फंक्शनली लिंक होता है। फंक्शनल लिंक मतलब दोनों आपस में काम करते हैं। और गोल्गी apparatus एक्ट लाइक द अदर सेल ऑर्गेनल्स। गोल्गी apparatus क्या करता है, हमारा सेल का पोस्ट ऑफिस के जैसा वर्क करता है। ये सेल का पोस्ट ऑफिस कहाँ से है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कि हम आगे अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। गोल्गी apparatus मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैकेज करता है प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। ये आप अभी मैं कहूँगा, ये आप देखेंगे। ये जो फिगर है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो फिगर है वहां पर क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही इजी है, आप समझ लेंगे। ये जो हमारा ईआर है, ईआर आपको पता है इसमें रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पर राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ये वाला जो 3 वाला निकला, ये क्या होगा, ये हमारा प्रोटीन होगा। इसके अंदर हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये इसके अंदर है, इसको हम एक पैकेज कहते हैं, इसको हम वेसिकल भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन है ये 4 नंबर पे आया। ये जो 4 नंबर है ये गोल्गी apparatus है। गोल्गी apparatus क्या करता है, उस जो प्रोटीन को उसको मॉडिफाई करता है और उसको पैकेज करता है और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करता है और ट्रांसपोर्ट में भेज देता है किसकी ओर, यहाँ पर जो है हमारा वेसिकल, उसमें वो भेज देता है बाहर। ठीक है। और लाइसोजाइम्स भी होते हैं हमारे, यहाँ पर जो पैकेज करके भेजा ना, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, इधर लाइसोजाइम हो सकते हैं या फिर वैक्यूल हो सकते हैं। फिर लाइसोजाइम्स देखेंगे। लाइसोसोम्स क्या होता है, तो क्लीन अप सिस्टम। क्लीन अप सिस्टम इनको क्यों कहा गया, सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, हमारा हम भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं।
वैसे ही सेल भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स भी होते हैं, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। एक्टिविटीज के दौरान ऐसे होते रहते हैं। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं? ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। लाइसोजाइम्स हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। हमारे अभी हमने न्यूक्लियस पढ़ा, वो भी डबल मेम्ब्रेन था। ये जो ईआर पढ़ा, वो भी डबल मेम्ब्रेन था, लेकिन लाइसोजाइम सिंगल मेम्ब्रेन है। ये sacs filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats and even damaged parts। मतलब ये गुब्बारे की तरह सबको ले जाते हैं, एयर की जगह ये वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर ले लेते हैं। सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर लेके खुद जाके बाहर फूट जाते हैं। आपको समझ आया? keeping it clean and healthy. The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm where they may be used in other cellular processes। हमारा जो फूडता है लाइसोजाइम, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं वेस्ट, मतलब ब्रेकडाउन से, उनके ब्रेकडाउन से कुछ जो रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में, वो बहुत सारे रीयूज हो जाते हैं हमारे। फिर हमारा जो ह्यूमन स्पर्म सेल है ना, स्पर्म सेल, उसमें भी स्पर्म सेल आपने देखा होगा, ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, ऐसे स्ट्रक्चर का एक स्पर्म सेल होता है। ठीक है, ये जो स्पर्म सेल है, यहाँ पर एक हेड है, पॉइंटी हेड। पॉइंटी हेड में हमारे क्या होते हैं? लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम्स के एंजाइम करते क्या है? जब भी स्पर्म मीट करता है एग को, ये लाइसोसोम के एंजाइम उस एग के जो बाहर वाले लेयर को खा जाते हैं। इससे क्या होता है? ये जो स्पर्म है एग के अंदर घुस पाता है। आप देख सकते हैं लाइसोसोम्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बर्थ के लिए, हमारे जन्म के लिए। फिर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया? ये एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपने सुना ही होगा। अगर साइंस के बच्चे हो तो आपको पूछते ही हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद रहता है बहुत दिनों तक। क्यों याद रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। मतलब हमारा जो होता है ना पैसा, रियल वर्ल्ड में कैसा होता है? पैसे देने पर सारे काम हो जाते हैं। वो जो पैसा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एक एटीपी होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। जो एटीपी होता है हमारा एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी करेंसी मतलब एनर्जी का जो पैसा, अगर हम देखेंगे तो एटीपी को कहेंगे। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन वाला, और अंदर एक मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है और मतलब पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फिंगर लाइक शेप में, ये देखिए कैसा मुड़ा मुड़ा हुआ, फिंगर लाइक शेप में, उसे हम क्रिस्टे कहते हैं। और ऐसे मुड़ा मुड़ा होने का भी कारण है which increase the surface area for the chemical reactions and facilitate energy production। मतलब ये जो मुड़े मुड़े हैं, ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने पर हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा जो होता है, यहाँ पर अंदर मैट्रिक्स के अंदर हमारा ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी लाने के लिए, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर मैंने आपको कहा था हम इसे इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी जो रिलीज होता है वो एक फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी से हमारा सारा काम होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स हमारा फूड सिंथेसिस करता है प्लांट सेल में, प्लास्टिड्स हमारे एनिमल्स में नहीं होते हैं। फिर माइटो आपने अभी पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी सेल के, जो कि फूड से आता है। मतलब हम फूड खाते हैं, फिर फूड खाने के बाद वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन एनर्जी क्या मतलब हवा से आया? नहीं, हमने जो खाना खाया उससे आया। तो खाना हमने कहाँ से खाया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मतलब प्लांट से ही खाते हैं। तो प्लांट से अगर खाते हैं तो प्लांट्स हवा में तो खाना प्रोड्यूस नहीं करते, वो कुछ तो करते होंगे, मतलब उनके अंदर भी कुछ ऑर्गेनल होगा, उनके अंदर भी कुछ होगा, तो वो प्रोड्यूस करेंगे फूड। तो क्या है? प्लास्टिड्स है उनके अंदर,
जो कि आप बहुत एक फेमस है। 3 टाइप का प्लास्टिड्स होता है हमारा। मैंने यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। आप देख सकते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फेमस वाला प्लास्टिड होता है, आपने सुना भी होगा। ये वाला प्लास्टिड का एक स्ट्रक्चर है। ये वाला भी दिया है, मतलब आपके बुक वाला वो भी ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा क्लियरर है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। ये हमारा एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। तो आपको क्या पता चला, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा एक ग्रानम है। ग्रानम को हम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सिक्के जैसा एक स्ट्रक्चर है। ये जब सिक्के जैसे स्ट्रक्चर ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे हम रखते हैं, उसको हम लूमेन कहते हैं। एक स्टैक को हम लूमेन कहते हैं। पता, यहाँ पर देखिए, as you have learned, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. A green pigment is called chlorophyll, which is present in the chloroplast, a type of plastid which absorbs sunlight. ये हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सनलाइट ऑब्जर्व करता है। क्लोरोप्लास्ट हमारे डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड क्लोरोप्लास्ट हमारा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड मेटल है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। विद इन द स्ट्रोमा देयर आर डिश शेप स्ट्रक्चर, मतलब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स में हमारा क्लोरोफिल होता है। फिर हमारा है क्या, यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और डिससिमिलरिटीज भी होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल लेंगे तो डीएनए और राइबोसोम्स दोनों का है। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। मतलब ये जो डीएनए और राइबोसोम्स होता है ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक में खुद का एक डीएनए और राइबोसोम्स होता है। मतलब ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल होता है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और thus they can make some of their own protein. This characteristic suggests that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with this single-celled organism जो कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के साथ ये मतलब काम करता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा अदर प्लास्टिड्स है क्या, मतलब अदर पिगमेंट्स कंटेन करने वाला ग्रीन पिगमेंट्स। हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है। फिर हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक है, हाउ डू फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर्स। ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो पाता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमा का मतलब कलर होता है और प्लास्ट का मतलब क्रोमा का मतलब कलर होता है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राइट कलर्स होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, मतलब आपको पता ही चल गया होगा। एक फूल होता है वो लाल रंग का क्यों होता है, वो येलो रंग का क्यों होता है। वो फल होते हैं, फल लाल रंग के क्यों होते हैं, येलो कलर के क्यों होते हैं, ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, जो कि खाएंगे उसे। आपको पता चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा जो कलर होता है, सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये क्रोमोप्लास्ट से आता है। और ये जो ब्राइट कलर्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, मतलब हनी बी या फिर बटरफ्लाई, इन सबको, और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, और जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं उनके। समझ आया। फिर हमारे कुछ प्लास्टिड हैं जो कि स्टोर करते हैं, हमारे स्टोर करते हैं कुछ, कुछ स्टोर करते हैं फूड मटेरियल। यहाँ पर हम देख सकते हैं सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट्स एंड आर दस कलरलेस, दिस आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। हमारे कलरलेस प्लास्टिड इन्हें कहते हैं। ल्यूको मीन्स व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल, दे कैन स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड आर क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। यहाँ पर आपके बुक्स में तो नहीं दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है ल्यूकोप्लास्ट का। ये अमाइलोप्लास्ट है। अमाइलोप्लास्ट हमारा अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है। इलाइलोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल को स्टोर करता है। और अल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन्स को स्टोर करता है।
या आप ये एक्स्ट्रा है याद रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, ये आप मतलब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने ही वाले हैं। तो अच्छा है आप अगर इस टाइम से ही याद रख लें थोड़ा थोड़ा। फिर हमारा वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल ऑर्गेनेल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट होता है। प्लास्टिड हमारा सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड टेम्पोरली स्टोर इट। अदर प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। बट वेयर आर वाटर मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन द सेल? हमारे जो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं और जो होते हैं वेस्ट मटेरियल्स, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? इन अ मैच्योर प्लांट सेल। इसका आंसर बहुत ही एक मजेदार चीज है। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एक पानी के गुब्बारे की तरह। पानी के गुब्बारा जो होता है ना, वैसे ही होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि सिंगल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। दिस वैक्यूल इज फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। इसमें सेल सैप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस वैक्यूल में स्टोर होता है वाटर, मिनरल्स, शुगर, वेस्ट मटेरियल। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करता है, जो कि प्लांट को प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं। ये वाला प्लांट जो है, आप ये देख सकते हैं, ये कितना मतलब अपराइट है। अपराइट मतलब ये सीधा खड़ा है। ये कैसे खड़ा है? टेंशन की वजह से। टेंशन और प्रेशर की वजह से। प्रेशर जो सेल्स में है, ये हमारे सेल वैक्यूल की वजह से मेंटेन्ड है। ठीक है। Then, in animal cells, vacuoles are sometimes present, although they are not as large as plant vacuoles. हमारा जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर पॉज एंड पॉन्डर दिया है, आप ये पढ़ लीजिए। ये मैंने अभी जो भी कहा उसमें से ही क्वेश्चंस है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, इसमें हमारा दिया है, हमारे जो साइंटिस्ट थे जे क्रेग वेंटर, उन्होंने उनकी टीम ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब जो बनाते हैं कुछ भी, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस बनाना, उसका बायोलॉजी जो होता है, उसमें उन्होंने एक बड़ा डिस्कवरी किया। ही फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ सिंपल बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमारा एक सिंपल बैक्टीरियम है, जिनका पूरा मतलब जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने केमिकली सिंथेसाइज किया एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट डीएनए, जो कि बहुत मुश्किल था उस टाइम पर। अभी मुश्किल नहीं है, लेकिन उस टाइम पर बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोज रिलेटेड बैक्टीरियम, मतलब उनके ही घर का एक सदस्य लिया और रिमूव किया उसका डीएनए, लेकिन उसका सेल रख दिया। मतलब हमारा सेल होता है, उसमें से एक डीएनए ले लिया, डीएनए रिमूव कर दिया और सेल रख दिया। और सेल में ये जो सिंथेटिक डीएनए है, जो इन्होंने बनाया था डीएनए, वो उसके अंदर डाल दिया। फिर ये जो सेल है ये चलने लगा, मतलब ग्रो करने लगा, डिवाइड करने लगा। तो इससे हमने देखा कि डीएनए जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है सेल में। वो कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज। लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो है, पूरा कंप्लीटली न्यू सेल स्क्रैच से नहीं कर सकते। ओनली द डीएनए व सिंथेटिक। यहाँ पर सिर्फ डीएनए ही उन्होंने बनाया था। फिर हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, ये वाला टॉपिक हम देखेंगे। मैंने आपको चैप्टर के पहले एक क्वेश्चन पूछा था, आप अगर यहाँ पर एक कट लग जाता है तो वो हील हो जाता है। अगर आपका बाल मतलब काट लेते हैं तो वो बढ़ जाता है, वो कैसे होता है? हमारा नॉर्मल सेल जो होता है वो ग्रो करता है और डिवाइड करता है। इसी के लिए आपके जो हैंड में जो भी अगर स्क्रैच लग गया या फिर कुछ इंजरी हो गया, तो वो भर जाता है। यही सेल ग्रोथ करके आपको रिपेयर कर देता है। यहाँ पर हमारा लिखा है ये जो सेल ग्रोथ होता है वो होता है हमारे रिप्लेस करने को ओल्ड, डेड और डैमेज सेल। हमारा हाथ कट गया तो डैमेज सेल हो गया। ओल्ड सेल मतलब हमारे बाल अगर झड़ जाते हैं वो भी हमारा निकालते हैं, उससे भी सेल हमारे बढ़ते हैं। फिर हम एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जो कि मुझे लगता है आपने सभी अपने घर में देखा होगा। ऑनियन से, ऑनियन अगर ज्यादा दिन रह जाएगा तो वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके एक रूट निकाल लेगा। वही रूट को यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है। इसमें क्या है, हम एक जार लेंगे, उसमें प्लेन वाटर लेंगे, उसके अंदर एक ऑनियन बॉल लेंगे और उसे थोड़ा मतलब इमर्स करके रख देंगे, मतलब उसको थोड़ा मतलब अंदर डुबा के रख देंगे। और उसे 5-6 दिन के लिए रख के ऑब्जर्व करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं। ऐसे ही रूट्स जो निकल रहे हैं उसमें से हम एक रूट मतलब काटेंगे, 2 to 3 cm
रूट काटेंगे और उसमें ट्रांसफर करेंगे किसको, एसीटो अल्कोहल, जो कि ग्लासियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल का एक मिक्सचर होता है, उसमें रखेंगे। रूट टिप्स को एसीटो अल्कोहल में 24 घंटे रखने के बाद उसे ट्रांसफर कर देंगे 70% इथेनॉल प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन में हम एक और दो प्रिजर्व्ड रूट्स लेंगे, उनको वाटर में वॉश करेंगे और उनको एक क्लीन स्लाइड में रखेंगे। क्लीन स्लाइड में रख के उनके ऊपर एक ड्रॉप डाइल्यूट HCl डालेंगे। डाइल्यूट HCl डालने के बाद उसे घिस देंगे। घिस देंगे मतलब उसे धोने के बाद घिस देंगे, और घिसने के बाद हम एसीटोकार्माइन एक स्टेन है उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको क्या दिखेगा। आपको ऑनियन रूट टिप के सेल्स दिखेंगे। क्या वो सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में, क्या आप एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस फाइंड करेंगे, अगर यस है तो क्यों। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे एवरी डे हमारा जो एस्टिमेटेड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल होता है हमारे बॉडी में, वो रिप्लेस होता है। रिप्लेस होता है तो कुछ तो मतलब प्रोसेस से रिप्लेस हुआ होगा, सेल डिवीजन हो रहा है। और ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल साइकिल के प्रोसेस से होता है। हम इसके स्टेजेस के बारे में हायर ग्रेड्स में लर्न करेंगे। इसमें बस इतना ही था। फिर सेल डिवीजन के बारे में दिया है। सेल डिवीजन हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो कि पुराना सेल होता है उसमें से नए सेल्स फॉर्म होते हैं। इट अलाउज द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर द डैमेज टिश्यूज एंड रिप्रोड्यूस। हमारा ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज टिश्यूज को, और रिप्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्प करता है। हमारा कुछ सेल्स होता है स्किन सेल्स की तरह, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता है। इसीलिए हमारा दो मेजर टाइप का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मेयोसिस होता है। ये दोनों के दोनों बहुत डिफरेंट है। माइटोसिस जो है वो नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल रिपेयर, नॉर्मल मेंटेनेंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। लेकिन मेयोसिस जो है, ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको मेयोसिस में ही कहूंगा। अभी हम देखेंगे माइटोसिस को। माइटोसिस में मैं आपको यहाँ पर जो लिखा है उतना कहने की बजाय मैं दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर है मदर सेल। मदर सेल में ये जो डीएनए है आप देख सकते हैं, एक एक स्ट्रैंड है, एक एक है, दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं। अब देखिए ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डबल हो। डीएनए डबल होने के बाद ये जो सेल था, ये दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। दो पार्ट में डिवाइड हुआ। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप देख सकते हैं इन्होंने जो बच्चे किए अपने, मतलब डॉटर सेल्स, ये वाले पूरा आइडेंटिकल है मदर सेल्स को। मतलब मदर सेल जैसा है वैसा ही डॉटर सेल दोनों के दोनों है। तो इससे आपको क्या पता चला, माइटोसिस जो होता है उस प्रोसेस से हमारा जो प्रोड्यूस होता है टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। हमारा मदर सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है दो डॉटर सेल्स को, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। फिर हमारा मेयोसिस आता है। मेयोसिस हमारा एक सेल डिवीजन है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और ऑकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे कि हमारे मेल्स में हम देखेंगे तो टेस्टिस में होता है, और फीमेल्स में देखेंगे तो ओवरीज में होता है। प्रोड्यूस करने को एग, और टेस्टिस में मेल प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म। किस प्रोसेस से, मेयोसिस से। मेयोसिस में क्या होता है, ये एक पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ सी हियर interface interface and every phases you will study in detail in the higher grades. Now see here, यहाँ पर आप दो कलर देख सकते हैं। ये कलर है, ये सारे के सारे रेप्लिकेट हुए। रेप्लिकेट होने के बाद ये इन्होंने दो डॉटर सेल दिए। डॉटर सेल ने और दो दो डॉटर सेल दिए, तो टोटल में चार डॉटर सेल यहाँ पर प्रोवाइड हुए। ये जो दोनों बड़े बड़े पैराग्राफ है ना, इसको हम इसी छोटे लाइन में समझ सकते हैं। ये आपके लिए भी इजी होगा याद रखने में। और आप अगर माइटोसिस के बारे में पूछेगा तो ये पॉइंट्स कंबाइन करके लिख सकते हैं। अगर मेयोसिस के बारे में पूछेगा तो ये पॉइंट्स कंबाइन करके लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये डिफरेंस ही दे सकते हैं। ये जो है, इट टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल्स। माइटोसिस जो होता है बॉडी सेल्स में होता है। मेयोसिस जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स में होता है। यहाँ पर माइटोसिस में हमारे दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, मेयोसिस में हमारे चार डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में हमारा डॉटर सेल जो होता है आइडेंटिकल टू ईच अदर होता है, और पेरेंट सेल को आइडेंटिकल होता है। मतलब ये जो दिया पेरेंट सेल ने दो डॉटर सेल, ये तीनों के तीनों सेम है, सेम तरह के होते हैं। The daughter cells are not identical to each other and the parent cells.
ये यहाँ पर जो पेरेंट सेल है मेयोसिस में, ये 4 हमारा देता है। 4 जो देता है, ये चारों के चारों, और ये एक अपने आप से डिफरेंट है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर माइटोसिस में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। आपने देखा था ऊपर, यहाँ पर ये 2 है क्रोमोसोम्स, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है मेयोसिस में। यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 है क्रोमोसोम पेरेंट सेल में, यहाँ पर दो 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 है। तो इससे हमारा जो प्रोसेस होता है मायोसिस और मतलब माइटोसिस और मेयोसिस का, वो एक प्रॉपर और कंट्रोल्ड मैनर में होता है। अगर माइटोसिस में कुछ कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? आप थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए। अगर आपके एक सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता जा रहा है, मतलब आपका रिपेयर हो गया है वो जगह, फिर भी वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सेल्स को जगह नहीं मिलेगी, सेल्स को जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? ट्यूमर होगा। ट्यूमर आपने देखा है, मतलब फूल जाएगा वो जगह, या फिर एक मास जैसा हो जाएगा। अगर अंदर होगा तो वो एक मास जैसा हो जाएगा ऐसा, और उसे ही हम कैंसर भी कहते हैं। हमारा जो एरर होता है माइटोसिस में, वो लीड करता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन को, जो कि फॉर्मेशन करता है ट्यूमर्स और abnormal नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी सेल। एरर इन मेयोसिस, मेयोसिस में अगर एरर होगा तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स में भी दिखाई देगा। फॉल्टी मेयोसिस में ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। फिर हमारा लास्ट पेज हम आ गए हैं, इस चैप्टर का लास्ट है, सेल थ्योरी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। मतलब सेल थ्योरी, हमारे 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस क्लेडेन, और एक का नाम था जूलॉजिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर क्वान। ये हमारे मैथियस क्लेडेन जो थे, ये एक बॉटनिस्ट थे 1838 में। इन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि कैसे सारे प्लांट्स हमारे सेल से मेडअप अप है। मतलब इन्होंने स्टडी किया, मैथियस क्लेडेन ने स्टडी किया कि सारे जो प्लांट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। वो स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर सेल्स ही सेल्स हैं। फिर 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आए, जिन्होंने थियोडर स्वान जो थे, थियोडर स्वान ने देखा कि सारे एनिमल्स के सेल, मतलब एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि सारे एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। लेकिन हमारे 1855 में आए रुडोल्फ वर्को। ये जो रुडोल्फ वर्को थे, इन्होंने एक्सपैंड कर दिया सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी को एक्सपैंड कर दिया। कि उन्होंने कहा कि हमारे जो नए सेल्स बनते हैं वो फॉर्म ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं। मतलब नए सेल्स हवा में नहीं बनते हैं या फिर कुछ चीजों से नहीं बनते हैं, नया सेल जो पुराना सेल था उससे ही बनते हैं। और इन तीनों का वर्क हम मिला देंगे तो ये बना क्लासिकल सेल थ्योरी। क्लासिकल मतलब पुराना जो था सेल थ्योरी, वो बन। All living organisms are made up of one or more cells. All the cell is the basic unit of structure and function in living beings, and all cell arise from the pre-existing cells. ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा तीनों मतलब रट के याद करना है, क्योंकि ये तीनों आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। हमारा सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में हमारे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हैं, या फिर एक सेल से बना है या फिर बहुत सारे सेल से बना है। हमारा सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन है इन लिविंग बींग, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारा ये यूनिफाइंग प्रिंसिपल क्यों कहा गया? इस तीनों स्टेटमेंट से हमारा जो था, ऑल ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस एक्सप्लेन्स लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से हमारा लाइफ कैसे बना, वो ये 3 स्टेटमेंट छोटे छोटे ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फिर हमारा लास्ट पार्ट है, डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। हमारा सेल कभी मतलब फॉरएवर के लिए ग्रो करता है या फिर फॉरएवर के लिए रिप्रोड्यूस करता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फॉरएवर के लिए कुछ चीज होती ही नहीं है। तो क्या होता है, सेल्स बूढ़े हो जाते हैं, सेल मर जाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, सेल ग्रोज एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल मतलब एक सीक्वेंस में वो बढ़ते हैं या फिर ग्रो करते हैं, stay in the right place, carry out their functions, eventually die when they are no longer needed.
मतलब उनका काम खत्म, वो खत्म। डेड सेल्स जो होते हैं वो न्यू सेल्स को रिप्लेस करते हैं, दैट कैरी out the same function. Thus, every cell has definite lifespan. If the cells do not die when they should, or they will die before, मतलब अगर जल्दी मर जाए तो भी प्रॉब्लम है, अगर लेट में मरे तो भी प्रॉब्लम है। उनको जब मरना है उनको मरना ही होगा। यही जो प्रोसेस होता है हमारा मेनी एनिमल सेल्स में, सेल डिवीजन होता है, वो यूजुअली स्टॉप हो जाता है जब हमारा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक सेल है, अगर इस सेल में ये ग्रोथ हो रहा है, मतलब ये चारों तरफ से बढ़ रहा है। ये अगर चारों तरफ से बढ़ रहा है और इसके साइड में एक सेल है, ये जब इतना बढ़ जाएगा, कितना, ये जब एरो यहाँ पर है वहां से बढ़ जाके इस सेल से थोड़ा टच करने लगेगा, तब इसे कांटेक्ट इनिबिशन एक प्रोसेस है, कांटेक्ट इनिबिशन। इसमें क्या होता है, ये जब टच करेगा ये ग्रोइंग सेल, तो ये जान जाएगा कि मेरा अभी जगह कंप्लीट हो गया है यहाँ का, मेरा अभी जो सेल डिवीजन था वो स्टॉप हो गया है, तो वो वहां पर ही स्टॉप कर देगा। हाउएवर हमारा कैंसर सेल जो होता है वो ये जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन है इसको फॉलो नहीं करते और अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं, यहाँ पर फूल जाएंगे और फूलते जाएंगे और फूलते जाएंगे, फिर ये क्या लीड करते हैं, ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको ये पहले भी कह दिया है। प्लांट सेल्स ग्रो डिफरेंटली ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल्स डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, दे फॉलो ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। और ये लास्ट है, इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शंस, दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे सिंथेसाइज और सीक्रेट सब्सटेंसेस, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारा सेल बहुत ही छोटा है लेकिन वो काम कितने बड़े बड़े करता है ये आप देख सकते हैं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप छोटे हैं तो क्या हुआ, आप पूरा दुनिया हिला सकते हैं। तो ऐसे ही आप दुनिया हिलाते रहिए। Every living being, from a tiny bacterium to a giant tree, is made up of cells. You are one of the product of this tiny hardworking cells. तो इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज सामने आया कि हमारे जो सारे के सारे लिविंग बींग है, फ्रॉम ए टाइनी बैक्टीरियम जो आप देख भी नहीं सकते, टू ए लार्ज ट्री, बहुत बड़ा ट्री, सभी के सभी हमारे सेल्स के, मतलब सेल्स का दिया है। और आप भी जो अभी वीडियो में देख रहे हैं उस तरफ, वो भी सेल्स का एक गिफ्ट है, टाइनी हार्ड वर्किंग सेल्स। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर मैंने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, तो आप उसे पढ़ के अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैंने जो भी छोड़ा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ा है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जगन्नाथ।